नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक टोटली डिफरेंट है और अभी तक का ये अपने आप में पहला टॉपिक है। वो है स्ट्रगलिंग बिजनेस ओनर्स का स्पेशल, जो कि एक बहुत ही मोटिवेशनल सेशन होने वाला है आज का। आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा और जितने भी बिजनेस हाउसेस स्ट्रगल कर रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि वो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट स्पीकर विद्या भूषण धर जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार संजीव जी। सर कैनेडा आप से बहुत आप बहुत सबको प्रणाम, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आज इस मंच पे आपका पहली बार स्वागत है सर। बाकी तो आप जुड़े हुए हैं और मैं अपने ऑडियंस से बताना चाहूंगा कि विद्या भूषण धर जी कनाडा चैप्टर के कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं एफआईआई की तरफ से, और एफआईआई की सभी एक्टिविटीज वहां देखते हैं। और साथ ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हैं और इनका एक्सपर्टीज सेल्स है, जो कि हर बिजनेस की बैकबोन होता है। तो आज हम विद्या जी के साथ डिस्कस करेंगे। विद्या जी अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि एक बिजनेसमैन को कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनकी प्रॉब्लम्स कम हो, क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली जानते हैं कि एक जो बिजनेस है वो किन किन एस्पेक्ट्स में स्ट्रगल करता है और हम सब लोगों से कहाँ कहाँ कमियां छूट जाती हैं। हम उनसे आज जानेंगे कि इस चीज में हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर एक चीज मैं और आपसे चाहूंगा कि जी क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग अवर क्वेश्चन आंसर सेशन, आई वुड जी जी लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली शेयर योर जर्नी विद आवर ऑडियंस, which can be motivational or can be some learning to our audience. संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। मैं आभारी हूँ जैन साहब का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं एफआई को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ कनाडा में। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कश्मीर से, जहाँ मैं पैदा हुआ था, श्रीनगर में। और पढ़ाई में मैं ठीक था, अच्छा था। आई टॉप्ड इन माई स्कूल इन माई ग्रेड 10। और उसके बाद कश्मीर के जो हालात थे, जो जो वहाँ में छोटी जगह थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो मैं पढ़ने के लिए पंजाब चला गया। 86 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मैंने वहाँ से डिप्लोमा का आगाज किया। सपने बड़े थे, कुछ करने की चाह थी हमेशा। तो मुझे ऑफर थी दिल्ली से भी। 89 में मैंने पास आउट किया विद ऑनर्स मेहरचंद पॉलिटेक्निक से, जो डीएवी मैनेजमेंट का इकलौता टेक्निकल इंस्टीट्यूट है पूरी कंट्री में। तो मैं वापस श्रीनगर चला गया। मेरा जुनून कहें, वहां से तो लोग पलायन कर रहे थे उस टाइम। नॉट नॉट बिकॉज ऑफ 89 में तो हालात फिर भी ठीक थे, तो मैं वापस चला गया। मैंने वहां पे काम स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद अ फैक्ट्री व्हिच वाज मैन्युफैक्चरिंग पीसीबीज। तो मेरा जो करियर की शुरुआत हुई वो हुई मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो थोड़ी देर के बाद मैं जुड़ा जेके टेलीकॉम ग्रुप से, जो रूरल ऑटो एक्सचेंजेस बनाते थे, सी डॉट की कोलाबोरेशन के साथ। उसके बाद कश्मीर का जो हमारा पलायन हुआ, आई लैंडेड अप इन दिल्ली इन मार्च ऑफ 1990। और ये वो समय था संजीव जी कि मेरे पास न नौकरी थी, न रहने वो घर था, और पैसे भी नहीं थे। मैं कुल जमा आज की करेंसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास शायद $10 से भी कम पैसे थे जेब में। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी जो मेजर जॉब, पहली जो मेरी जॉब रही, मैं फिर मैंने बहुत जल्दी ये जान लिया कि इतनी बड़ी सिटी में मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल जॉब्स का जो इंसेंटिव है 90s में, वो इतना नहीं है। और जो मेरी अपनी पर्सनालिटी थी, वो सेल्स के लिए ही मैंने मुफीद समझी, तो मैं सेल्स में आ गया। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद 40 कंप्यूटर सिस्टम्स
इन 1990 दिल्ली से। और 2 ढाई साल मैंने इंडिया में काम किया। और जैसे लोग सेल्स की टेक्निक्स आईवी लीग स्कूल से सीखते हैं या बड़े बी स्कूल से सीखते हैं, मैंने वो दिल्ली की सड़कों पे डोर नॉकिंग करके सीखी है। तो मैं ये समझूंगा कि जो डिग्री होती है, डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स यू अ लॉन्च पैड, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन। कि जब आपके पास एक अच्छी डिग्री, एक अच्छे कॉलेज का सहारा होता है, आपको एक बड़ा अच्छा लॉन्च पैड मिलता है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है उतनी, या आपके पास एक अच्छे स्कूल का ठप्पा नहीं है, तो यू आर ऑफ योर ओन। सो यू आर व्हाट यू मेक ऑफ योर सेल्फ। तो मेरी वही कहानी है। 92 में आई वॉज वर्किंग विद जेनत कंप्यूटर्स एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। और मैं उस टाइम टेक्निकल साइड में चला गया था। और दिल में था कुछ बड़ा करने का। और ये वो समय था जब इंडिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी नहीं थी, तनख्वाहें बहुत सीमित रहती थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी। और सॉफ्टवेयर का जो दौर था वो अभी शुरू नहीं हुआ था 1992 में। तो आई मूव टू मिडल ईस्ट। मेरे पास एक ऑफर आया मिडल ईस्ट से, एक बड़ी ऑफिस ऑटोमेशन कंपनी थी, जहाँ पे मैं 92 में चला गया। तो इट वॉज क्वाइट अ जंप उस जमाने के हिसाब से। आई वॉज लाइक फ्रॉम मेकिंग 4,000 रुपीज इन इंडिया, I started at $1,000 in Middle East, so it was quite a jump for me. मैंने सऊदी अरेबिया में दो कंपनीज में काम किया। और माय फोर्टे बिकेम हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। तो जिस कंपनी में मैंने सबसे ज्यादा लंबे वक्त पे काम किया, करीब 10-12 साल मैंने काम किया, वो कंपनी थी माइक्रोस। और माइक्रोस आज की डेट में ओरेकल हॉस्पिटैलिटी बन चुकी है। तो जो मेरी स्पेशलिटी है, जिसके ऊपर मैं पिछले 25-28 साल से काम कर रहा हूँ, दैट इज हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। मिडिल ईस्ट में मैंने टोटल 16 साल का समय गुजारा, 92 से लेकर 2008 तक। 3 साल मैंने दुबई में बिताए, जहाँ पे मैं डोकोमो के साथ काम करता था। और इवेंचुअली आई मूव टू कनाडा इन 2008। और यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ आज की डेट में। संजीव जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिजनेस ओनर नहीं हूँ, बट मैं काफी सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आई बेसिकली डू कंसल्टेशन फॉर देम। तो अभी खुद का बिजनेस करने का मेरा मन है। इट कैन हैपन एनी टाइम। आज की डेट में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बेसिकली सेल्स देखता हूँ उनके सॉफ्टवेयर डिवीजन की, विच इज अगेन फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल। तो ये लबोलुबाव है मेरी जर्नी का। और आज की डेट में आई रब shoulders with, like, some of the top honchos of Canada from both Indo and Canadian diaspora. और that's basically the crux of, we जो सार है मेरी स्ट्रगल का। काफी उतार चढ़ाव देखे मिडल ईस्ट में। आई वाज बेसिकली लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई एस्टैब्लिश माई सेल्फ। एक एक जील थी, एक जद्दोजहद से लड़ने की एक हिम्मत हमेशा थी, और कुछ बड़ा करने की हमेशा से थी। और सेल्स का ऐसा है कि मेरे हिसाब से सेल्स एक ऐसी जॉब है, या एक ऐसा पेशा है, जहाँ पे आपको मोनोटोनी कभी फील नहीं होती। हर दिन एक नया दिन होता है, हर लम्हा एक नया चैलेंज होता है। और सेल्स, ऑल आई से इज समथिंग बेसिकली हाउ मेनी नोज यू कैन फील। क्योंकि हर कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो कन्वर्शन नहीं होती है। तो मेरे लिए नो जो है वो नॉट नाउ है। तो संजीव जी, यही मेरी लास्ट 30 साल की जो जर्नी है मेरी, जो 89 से स्टार्ट हुई आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग। उससे अब तक मैं करीब 28-30 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जी विद्या जी, आपकी जर्नी जान के बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस भी मोटिवेट हुए होंगे। और अब आगे का हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते जी हैं। जी विद्या जी, सबसे पहला जो एक बिजनेसमैन के लिए चैलेंज होता है, 90% जो मैंने फील किया है, क्योंकि मैं भी एमएसएमईज के बीच में रहता हूँ जी जी एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो सब उनका सबसे बड़ा जो फियर होता है, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। जी और बिकॉज हर बिजनेसमैन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे फेलियर्स में से गुजरना पड़ता है। जी वो बहुत ही
या तो डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनको रास्ता नहीं मिलता कि वो आगे क्या करें। तो सबसे पहले जो फियर ऑफ फेलियर की हम बात करते हैं, उससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, या आप हमारे एमएसएमईज को क्या मैसेज देना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, जो डर है बेसिकली, मेरे हिसाब से जो फियर ऑफ फेलियर है, फेलियर्स को एक ओल्ड एडेज है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन सक्सेस। एक एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे एडिसन के बारे में बड़ा ये कहा गया है कि उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उनको उन्होंने कभी 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो ही फेल्ड 999 टाइम्स, बट ही इवेंचुअली सक्सेडेड इन क्रिएटिंग a marvelous invention। तो जो फेलियर है बेसिकली एक गुरु की तरह होता है, एक कठोर गुरु की तरह होता है जो आपको सिखाता है, और हम सीखते ही अपने फेलियर से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमएसएमई के जो बंधु लोग हैं, हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। ये आपको एक सीख देता है और हमें उनसे सीख के आगे बढ़ना है। और रिस्क जो है इज एन एसेंस ऑफ लाइफ। हम हमेशा ये घबराते हैं कि हम रिस्क लेके हम बाहर मार्केट में आएंगे, तो रिस्क जो है वो एसेंस ऑफ लाइफ है। बिना रिस्क के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो रिस्क उठाने के लिए बेसिकली एक अलग मादा होना चाहिए और उससे लड़ने की शक्ति भी होनी चाहिए। यही मैं अपने एमएसएमई बंधुओं के लिए कहूंगा, और इनफैक्ट हर बिजनेसमैन के लिए कहूंगा कि अपने डर को अपनी शक्ति बनाएं और आगे बढ़ें। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं जी, ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो सक्सेस और फेलियर्स हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं, और बिल्कुल हमें इसको इस तरह कंपेयर करना चाहिए जैसे ईसीजी रिपोर्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ईसीजी स्ट्रेट रिपोर्ट नहीं यानी होती लाइफ है। लाइन बिल्कुल। है, स्ट्रेट है तो गया। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा है सर, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस एंजॉय कर रहे होंगे और मोटिवेट हो रहे होंगे। और अब मैं संजीव जी आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ जी कि जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम हमारी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा था, एक 8x6 के कमरे में हम करीब 5 लोग रहते थे। जब 90s की बात में कर रहा हूँ, जब सैलरी इतनी नहीं हुआ करती थी, रेंटल्स बहुत हाई थे दिल्ली में। तो हमने एक रूल बना लिया था कि हम सिर्फ अपनी सक्सेसेस नहीं, अपने फेलियर भी सेलिब्रेट करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो फेलियर एक गुरु की तरह होते हैं। तो एक टाइम ऐसा होता था कि जब मैं एक पार्टी के लिए सामान लेके आता था अपने कमरे में, तो लोग पूछते थे कि आज ये कोई डील लूज हुई या नौकरी छूट गई। तो हमें हर स्थिति में बेसिकली, जैसे गीता में कहा गया कि स्थित प्रज्ञ, वी शुड बेसिकली टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड। जहाँ सक्सेस है वहां फेलियर है, जहाँ फेलियर है वहां सक्सेस है। तो हमें हर स्थिति में अपने आप को एक स्टेबल माइंड रहना चाहिए। आज अगर रात है तो कल सुबह तो अवश्य होगी। जी भाई साहब, दूसरा पॉइंट आता है कि वक्त के साथ हर चीज में बदलाव आता है, बिजनेस के भी तौर तरीकों में बदलाव आया, जी है ना? तो हर दौर में कुछ नया ही निकल कर आया और कुछ वैल्यूज में भी चेंजेस हुए। लेकिन अब जैसे पुराने समय की बात करें तो एक पुराने समय में कमिटमेंट की वैल्यू होती थी, लोग कहते थे जी ये मेरी मूंछ का बाल ले लीजिए, वो एक कमिटमेंट हो गया, राइट? आज अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो हंसेगा। तो वैल्यू ऑफ कमिटमेंट की आज भी अगर अहमियत है तो वो कैसे है, और बिल्कुल। देनी चाहिए तो कैसे? देखिए, कमिटमेंट जो है एक बहुत ही व्यक्तिगत एक ट्रेड है, इट्स अ पर्सनल थिंग। जी ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है सेल्फ डिसिप्लिन का, रिसिलेंस का और परसिस्टेंस का। सिर्फ एक व्यक्ति जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन हो, रिसिलेंस हो और परसिस्टेंस हो, वही एक बंदा जो है वो कमिटमेंट के लिए स्टैंड रहेगा हमेशा। ये एक ऐसा वैल्यू है जो डिफरेंशिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग विल पर्सन और एक वीक आदमी से। पीपल हु आर कमिटेड टू द वेरी बेस्ट इवन आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन, वो कमिटेड रहते हैं अपने कस्टमर के साथ, जहाँ जिनको वो शायद प्रोडक्ट देते हैं या जिनको सर्विस देते हैं। उनके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि जो मैं इनको वैल्यू फॉर देयर मनी वाली बात है, जहाँ पे कमिटमेंट की बात आती है, इट्स बेसिकली गिविंग वैल्यू फॉर देयर मनी, चाहे वो आप प्रोडक्ट ले रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो, उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो मेरा काम है पिछले 15 साल से, जो मैं कनाडा में कर रहा हूँ, we basically supply point of sale systems to different restaurants।
और जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स हैं संजीव जी, ये लाइफ लाइन है एक रेस्टोरेंट की। अगर आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नहीं चल रहा है तो आपके ऑर्डर्स किचन में नहीं जाएंगे, कस्टमर को आप बिल नहीं दे सकते, तो आपका काम ठप हो जाएगा। तो मैं आज से करीब 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, टोरंटो में मेरा एक कस्टमर था जिसका रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास फोन आया कि उसका एक पॉइंट ऑफ सेल डाउन है। उसने सपोर्ट लाइन को फोन किया और सपोर्ट लाइन वालों ने कहा कि हमें टेक्नीशियन सुबह 8 बजे भेजेंगे। अब डाउनटाउन के जो स्टोर्स हैं बेसिकली वो 24/7 चलते हैं, और सुबह जब कम्यूट स्टार्ट होता है तो 5 बजे से रश शुरू हो जाता है। तो उसने मुझे कहा कि विद्या, मुझे किसी तरीके से ये सिस्टम चला दो, क्योंकि मैं अपनी 50% सेल लूज करूंगा अगर मेरा एक लेन बंद होगा। तो मैंने क्या किया संदीप जी, मैंने मेरे पास जो अपना प्रेजेंटेशन का टर्मिनल था वो मैंने उठाया रात को, और डाउनटाउन टोरंटो में हमेशा रश रहता है, और जहां पे ये स्टोर था वहां पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, पार्किंग आपको दूर करनी पड़ेगी। वहां से फिर आपको वो टर्मिनल जो 15 किलो का टर्मिनल होता है वो उठा के आपको लाना पड़ेगा साथ में। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोकी, अपने 10 साल के बेटे को मैं उठा के ले गया साथ में, 12 12 13 साल का था। उसने टर्मिनल उतारा वो गाड़ी से, मैंने गाड़ी पार्क करी, वापस आया। रात के 11:30 बजे मैंने वो इंस्टॉल किया वहां पे, और जबकि ये मेरा काम नहीं है, बट क्योंकि मेरी कमिटमेंट है इसलिए मैंने वो अंजाम दिया, और वो कस्टमर आज भी मेरी बात सुनता है और मुझे रिपीट बिजनेस देता है। तो ये कमिटमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और कमिटमेंट का मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि इंसान को हमेशा अपनी कहानी सुनानी चाहिए। दिल्ली में मैं जिस कंपनी में मैं काम करता था, ये 1990 की बात है, मेरा पहला काम मैंने सेल्स से स्टार्ट किया था। जून 90 में मैंने पट्टी कंप्यूटर ज्वाइन करी, बट उससे पहले मार्च से लेके जून तक मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। मेरा जो पहला सेल था संजीव जी वो था एम्स के पास एक जगह है ग्रीन पार्क करके। ग्रीन पार्क में एक कस्टमर था जिसने मुझे रात के 9 बजे का टाइम दिया था आने के लिए, कि 9 बजे आके हम डिस्कस करते हैं। मैं वहां पे 8:30 बजे चला गया, उनकी वेट करता रहा, पता चला वो अभी घर नहीं आए। इवेंचुअली ही हैड बेसिकली गॉन टू चंडीगढ़ और अंबाला कहीं गए हुए थे। वो आए रात के 1:30 बजे, और मैं 1:30 बजे तक उनका मैंने इंतजार किया। ही वॉज सो इम्प्रेस विद माई कमिटमेंट कि उन्होंने वहीं पे डील साइन करी और 100% पेमेंट मुझे वहीं पे हाथ के हाथ दे दी। और उनके साथ मेरा एक लंबा रिश्ता रहा और उन्होंने काफी रिपीट बिजनेस दिया। जब आपकी कमिटमेंट की लेवल ऐसी हो तो बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कमिटमेंट क्वालिटी की हो, चाहे कमिटमेंट टाइमली डिलीवरीज की हो, चाहे कमिटमेंट एक अच्छी सर्विस की हो, पीपल हु स्टैंड बाय देयर कमिटमेंट्स आर द विनर्स। जी। और एक चीज और, कमिटमेंट से ही गुडविल बनती है और सारे बिजनेस गुडविल पे चलते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपका नाम होता है बेसिकली, जी। आपका एक होता है नाम, कि आप अपनी कमिटमेंट को पे कभी पीछे नहीं जाते। जैसे होता है ना जिसको हम एक नॉर्मल जबान में हमने जबान दी है, तो जी। स्टार्ट बाय योर वर्ड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, स्टैंड बाय योर वर्ड। जी। और विद्या जी, अक्सर ये देखने में आया है कि हर बिजनेसमैन जो भी फेलियर्स हैं या स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, मैं फेलियर्स नहीं वर्ड यूज करूंगा, मैं जी जी। स्ट्रगलिंग वर्ड यूज करूंगा, जो स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेस के लिए, हाँ और हाँ। उनको हर बार किसी न किसी कारण से फेलियर का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों में सबसे बड़ा होता है कि वो अपने आप को पिच नहीं कर पाते हैं। जी जी जी। वो वैल्यू की बात अगर उनसे करें तो वो वहां पर वो थोड़ा सा उनको एजुकेट नहीं किया जाता, या वो उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो डायरेक्ट सेल्स पर टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए, फर्स्ट उनका क्या स्टेप होना चाहिए? जी देखिए, एक एक पुराना एडेज है, कहते हैं कि जो बोलने वाले के बोलने वाले की मूंगफली बिक जाती है और न बोलने वाले के काजू रह जाते हैं। जी। तो वैल्यू प्रोपोजिशन है, इट्स अ शॉर्ट स्टेटमेंट जो कम्युनिकेट करती है बायर को कि व्हाई दे शुड चूज योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। आपने आपने एक वैल्यू प्रोपोजिशन देनी है कि व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीशन। इट्स मोर देन जैसा प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन, मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट है उसकी एक डिस्क्रिप्शन है या आपकी सर्विस की डिस्क्रिप्शन है, पर आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आपके पास ऐसा क्या है जो कंपटीशन में नहीं है। It is the specific solution that your business provides and the promise of value that a customer can expect you to deliver. तो वैल्यू प्रोपोजिशन को अक्रॉस द बोर्ड आपने अपने कस्टमर के साथ व्यक्त करना है, उसको बिना लाग डाल के, बिकॉज इट हैज टू बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि
हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं क्या, व्हाट कैन आई ब्रिंग टू द टेबल, मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो कंपटीशन में नहीं है, चाहे वो मेरा कमिटमेंट है, चाहे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, चाहे मेरी टाइमली डिलीवरीज है, चाहे 24/7 का एक सपोर्ट है। बेसिकली अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें 24/7 का सपोर्ट चाहिए, अगर वो सब चीजें हैं और यही मेरी वैल्यू प्रोपोर्शन है, ये कमिट आपको करनी है और ये अक्रॉस द बोर्ड अपने कस्टमर को कन्वे भी करनी है बिल्कुल साफ शब्दों में, और यू हैव टू स्टैंड बाय इट एज वेल, तो वहां पे कमिटमेंट आ जाती है। तो वैल्यू प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। जी। एक बिजनेसमैन को मैं समझता हूँ कि जब तक वो एक सेल्फ इवेल्युएट नहीं करेंगे, उनको खुद के बारे में नहीं पता होगा, वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो और सबसे बड़ी बात, एक क्लाइंट आपको तब तक नहीं जानता जब तक आप खुद उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हर बिजनेस में, है ना? तो जब आप कम्युनिकेट प्रॉपर आपको करना चाहिए, उसके बाद अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं और तो आप अपनी वैल्यू भी, एक तो आपको अपनी वैल्यू नहीं पता, दूसरा आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जी जी। Right? तो ये जो एक कम्युनिकेशन है, वो किस तरह एक बिजनेस ओनर को करनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के साथ, कि वो हमेशा अप टू डेट अपने जो भी अपने क्लाइंट्स को वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं या वो अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करते हैं, तो वो कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं? देखिए जैसे मैंने ये पुराने सवाल का ही एक डिफरेंट स्वरूप है बेसिकली, कि मैं क्लियर कम्युनिकेट कैसे करूं अपनी वैल्यू प्रोपोर्शन को। जी। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है बेसिकली दो लोगों के बीच में, और उसको आपने बिल्कुल सिंपल शब्दों में कन्वे करना है कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं बहुत आई एम बेसिकली मोर हंग्रियर देन माय कंपटीशन। मेरा कॉम्पिटिटर जो है उसका शायद इतने मिलियंस का बेसिकली उसका सेल है, मेरा नहीं है उतना। मैं छोटा हूं या जिस भी स्थिति में मैं हूं, बट आई एम मोर हंग्रियर देन हिम। आई विल गो आउट ऑफ माय वे, जैसे बिल्कुल कहते हैं ना, जिस गोइंग आउट ऑफ योर वे, वो मैं जा सकता हूं। तो यही एक जो है कम्युनिकेशन जो है जो डिफरेंशिएट करेगी बिटवीन लूजिंग और क्लोजिंग ए सेल। ये एक बेसिकली एक चाबी है बेसिकली। जब तक आप अपना एक वैल्यू प्रोपोर्शन जो है अपने क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अपनी कंपनी की जो एक वैल्यू प्रोपोर्शन है वो जब तक कन्वे नहीं करेंगे आप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ संजीव जी ऐसा है कि इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी इंडस्ट्री से हैं, आपको उस कस्टमर की लेवल तक आना है। अब ऐसा नहीं है, आप मान लें कि मैं चांदनी चौक में किसी व्यापारी के साथ डील कर रहा हूँ। अब डिफरेंस रहा यहाँ रहेगा कि मेरी कम्युनिकेशन का माध्यम क्या रहेगा। जो कम्युनिकेशन का माध्यम मैं नेहरू प्लेस में यूज करूंगा, क्या मैं सेम कम्युनिकेशन का माध्यम और एग्जांपल्स मैं चांदनी चौक में यूज करूंगा? नहीं। मुझे उस कस्टमर के लेवल तक आना है, मुझे उनकी भाषा में उनको समझाना है बेसिकली। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन, एज ए सेड, कि बोलने वाले की चीज जो है वो बिक जाती है और न बोलने वाले की चीजें रह जाती है। कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन बेसिकली कन्वेइंग योर कंपनीज प्रपोजिशन। और ये सिर्फ ये प्रपोजिशन की बात ही नहीं है सिर्फ, ये आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे इंश्योरेंस है फॉर एग्जांपल, सर्विस इंडस्ट्री की। इंश्योरेंस में कैवियट्स बहुत होते हैं, इसमें बहुत सवाल जवाब होते हैं, तो आपने बैठ के जब तक कस्टमर की इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने से पहले आपने कस्टमर को इवेलुएट करना है कि उनकी लाइबिलिटीज क्या है, उनकी एसेट्स क्या है, उनकी शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या है, उनके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है। अगर आप एक सपोज एक चीज आप किसी कस्टमर को बेच रहे हैं बेसिकली, जैसे एक मशीन बेच रहे हैं, किसी प्रिंटिंग प्रेस को आप एक मशीन बेच रहे हैं, सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड ये करिए कि उनकी पेन पॉइंट्स क्या है, उनके पास जो पुरानी मशीन है वहां पे उनके क्या साथ क्या चैलेंजेस है। और जब व्हेन यू आर प्रपोजिंग ए न्यू मशीन, तो वो हाउ डज दैट मशीन बेसिकली फिल द गैप्स व्हाट जो उनके पास करंट सेटअप है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन आप रखें कस्टमर के साथ, उनकी लेवल पे आके कम्युनिकेट करें, और सारी जो डूज एंड डोंट्स वाली बात भी है किसी भी चीज में, वो भी आप क्लियरली कन्वे करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, कम्युनिकेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो बिजनेस ओनर्स का चैलेंज आता है, दैट इज द कंपटीशन। जी कि जी। मार्केट में
एक गुड कंपटीशन भी हम बोल सकते हैं और एक बैड कंपटीशन भी होता है। बैड कंपटीशन में जो फेक कमिटमेंट्स के साथ लोग मार्केट में एंटर करते हैं, तो वो इंस्टेंट बिजनेस में तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में एक बिजनेस ओनर को क्या करना चाहिए ऐसे कंपटीशन में? उसको अपना सर्वाइवल कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो एक ट्रेंड है मार्केट में, बेसिकली वी स्टार्ट बेसिकली क्रिटिसाइजिंग अवर कंपटीशन, जो हेल्दी नहीं है। मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप क्या डिफरेंट करते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट होती है बेसिकली सक्सेस के साथ। तो सबसे पहले तो जो मैंने एक चीज सीखी है कि मैंने कभी भी कंपटीशन को नीचे नीचा नहीं दिखाया। उससे क्या, आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है। क्योंकि जब आप किसी की भर्त्सना करते हैं, आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं, तो इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन योर ओन पर्सनैलिटी। तो सबसे पहला एक जो गोल्डन रूल मैंने अपनाया हमेशा, कि मैंने कंपटीशन को कभी भी नीचा नहीं दिखाया, उनके बारे में गलत बयानी नहीं करी है कि वो कंपनी भी है, और उसके बाद उस कंपनी के हिसाब से मैं अपने को पिच करूंगा इन अ पॉजिटिव वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंशिएशन जो बेसिकली ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है मार्केट में। तो ये बेसिकली जो डिफरेंशिएटर जो बेसिकली है, it can include better quality, it can basically include better service, it can include unique features, और आपकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये आप कन्वे जब तक नहीं करेंगे कस्टमर को कि कंपटीशन के मुकाबले में मैं कैसे बेटर हूँ, आप उनके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनके अगर सपोज कंपटीशन जो है अगर वो डिलीवरी नहीं दे पा रहा है, आप कुछ ऐसा करें कि आप फास्टर डिलीवरी दे दें, जिससे कस्टमर को बेसिकली एक बेटर सिचुएशन में आ जाए। क्योंकि आजकल जो है, खासकर आजकल के करंट दौर में, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम सप्लाई चेन के बड़े एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, कि जहाँ पे सप्लाई का बड़ा इशू है। आप कमिटमेंट ऐसी करिए जिसको आप मीट कर सकते, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप गलत बयानी ना करें, ना अपने बारे में ना कंपटीशन के बारे में। तो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली मेक अ डिफरेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड योर कॉम्पिटिटर। तो ऑनेस्टी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और देखें, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। अगर हम आज से 30 साल पुरानी बात करें, 30 साल पुराने कस्टमर फिर नेवर, आप जो कहेंगे उनसे कि ये चीज जो है, ये मैं माउस बेच रहा हूँ, ये $100 का है बेसिकली, तो कस्टमर के पास इतनी नॉलेज नहीं होती थी। तो जो एडेजेस पुराने चलते थे कि आप गंजी को कंगी बेच सकते हैं या आप एस्किमो को स्नो बेच सकते हैं, वो नहीं हो सकता। बिकॉज जो आप इंफॉर्मेशन कस्टमर को दोगे, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे है, कस्टमर को एकदम से पता चल जाएगा। तो आजकल की डेट में जो सेल्समैन की एक इमेज बनी हुई थी एक जमाने में, कि सेल्समैन शब्दों का जाल बिछा देते हैं, या सेल्समैन और कमिट करते हैं, या सेल्समैन जो है वो गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो सेल्स करता है, he has to basically be honest about everything, because जो स्टेटमेंट्स आप दोगे, कस्टमर कैन डबल चेक इट बेसिकली ऑन द पब्लिक डोमेन। आजकल इंफॉर्मेशन इज ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गांठ बांध लेनी चाहिए, कि आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी की वजह से यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विद द कस्टमर। इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। सेल्स इज नथिंग बट रिलेशनशिप। That's a very strong statement which I'm giving here. सेल्स एक लंबा एक रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ। ये जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा, आपके पास रिपीट बिजनेस नहीं आएगा। और ये खासकर उन वर्टिकल्स के लिए है जो निश मार्केट में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो एक छोटी सी इंडस्ट्री को टारगेट करता है, तो अगर आपका रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ अच्छा नहीं होगा, तो आप उसको बेच नहीं पाओगे, बिकॉज आपके पास इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। जैसे कि दिल्ली में कोई एक ऐसा आप प्रोडक्ट बेच रहे हो जो सिर्फ 50 फैक्ट्रियां या 50 कंपनियां खरीदती हैं, तो आपका जो मार्केट है बहुत निश है। उसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपने आपको वेल एस्टैब्लिश नहीं किया, कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं रखा, अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर खड़े नहीं उतरे, तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। जी सर, सवाल तो और बहुत हैं, बट समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो जी लास्ट दो क्वेश्चंस हैं जो मेजर हमें अपने ऑडियंस तक जिनका जवाब पहुंचाना जरूरी है। जी जी। सबसे पहला है कि
एज ए कंट्री कोऑर्डिनेटर, चाहे कनाडा चैप्टर के आप कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं एफआईआई के, तो वहाँ एफआईआई के क्या क्या इनिशिएटिव्स एफआईआई इनिशिएटिव्स ले रही है बिजनेस ओनर्स के लिए, ये आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है, मगर यहाँ पे जो है संसाधन के हिसाब से वी आर एट मोर और पार विद इंडिया, इन द सेंस कि लाइक जितना जीडीपी हिंदुस्तान का है मोर उतना ही जीडीपी कनाडा का है। कम लोग हैं बट जीडीपी मोर सेम है। तो यहाँ पे जो फोकस है वो सर्विस इंडस्ट्री पे है। तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में अपनी कुछ इंडस्ट्री लगाएं, और भारत के जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका उनको यहाँ पे मार्केट में मिले। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ स्ट्रगलिंग बिजनेस ओनर्स यहाँ पे हैं जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लेबर जो है वो महंगी है। तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर इंडिया में डालना चाहते हैं तो हम बेसिकली उनको कनेक्ट करा देते हैं टू द राइट रिसोर्सेज एंड चैनल, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज in India and Canada for businesses in India and Canada, enabling global footprints। तो भारत के लिए बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो है बेसिकली जो वहाँ के बिजनेसेस हैं उनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिले, तो उससे हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो जो यहाँ के बिजनेसेस हैं उनको हम बेसिकली वी कनेक्ट टू द राइट चैनल्स टू एडवाइज रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं, टैक्स लॉज हैं, कस्टम रेगुलेशंस हैं, या और बिजनेस एनवायरनमेंट है, ईज ऑफ मेकिंग बिजनेस है। और आजकल जो नए इनिशिएटिव्स इंडिया में चल रहे हैं, बेसिकली से फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में जानकारी दें, और उनको उन चैनल्स के साथ उन संस्थाओं के साथ मिलाएं जहां पे उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिले और वो अपना जो बिजनेस है भारत में स्टैब्लिश कर सकें। अब जैसे सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड एक्सपैंडिंग फैसिलिटीज इंडिया में, जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ द लोकल लेबर, तो वो अपना बिजनेस बेसिकली इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं, वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं और वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम आएगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे कॉल सेंटर्स हैं, अगर आप लोकल टैलेंट को यहाँ पे हायर करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी मच हायर। बट यही बिजनेस अगर हम आउटसोर्स इंडिया में करेंगे तो वहां पे उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी मच लोअर। और at or most of the times the talent pool in certain sectors is better in India। और इसके बाद जो है एफआई जो हेल्प करती है बेसिकली, जैसे अगर आप कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो लैंड एक्विजिशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं, लाइसेंसेस कैसे लेने हैं इंडिया में उसके बारे में हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद ऑन्टरप्रीनियरल स्किल डेवलपमेंट जो है बेसिकली, जैसे यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो भारत से कुछ लोग यहाँ आ सकते हैं और अपना ऑन्टरप्रेन्योर और स्किल डेवलपमेंट में बेसिकली वो कोर्सेज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी इंडिया में है जहाँ से यहाँ से लोग जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है एज ए कंट्री कोऑर्डिनेटर बेसिकली मैं करता हूँ। आई एम इन टच विद लॉट ऑफ पीपल। लास्ट 2 साल में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ पेंडेमिक की वजह से, बट अब धीरे धीरे चीजें बहाल हो रही हैं। तो this is what basically I'm trying to help certain people and certain businesses and certain entrepreneurs in India and here। सर एक छोटा सा मैसेज भी आप हमारे ऑडियंस को दें एज अ एफआईआई कनाडा चैप्टर कंट्री कोऑर्डिनेटर। देखिए, मैं क्विकली जैसे इंडिया में जो खासकर जो हमारे एमएसएमईज हैं बेसिकली जो बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, 2-4 पॉइंटर्स हैं मेरे पास, जैसे कि एम्ब्रेस चेंज। चेंज एक ऐसी चीज है जो निरंतर एक ऐसा सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है कि जब तक हम अपने आप को बदले नहीं वक्त के साथ, तब तक हम बेसिकली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो ओल्ड एडेजेस चल रही हैं या ओल्ड स्कूल थॉट चल रही हैं उनके साथ बेसिकली हम स्टिक ना करें। जैसे समय बदलता है हमें अपने आप को उसी हिसाब से बदलना चाहिए। कोशिश करें कि अपनी अगर बिजनेस में स्ट्रगल हो रहा है तो कोशिश करें कट कॉस्ट कटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इम्प्रूव योर बॉटम लाइन। बड़ा सब्जेक्ट है कि कॉस्ट कटिंग कैसे हो, उसके लिए तो बेसिकली बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, बट दिस इज समथिंग यू कैन लुक एट। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में संजीव जी। व्हाट वी से दैट इट इज नॉट व्हाट यू नो, व्हाट
is important is whom you know. That's one part. And network is your network. This is a very important statement कि आप अपनी नेटवर्क को यूटिलाइज करें. आजकल नेटवर्क का मतलब सिर्फ आपके आसपास वाले लोग नहीं है. आजकल सोशल मीडिया है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसको भी आप यूज करें और उससे आपके बिजनेस को एक नया आयाम मिलेगा. अगर आपकी स्ट्रेटेजीज नहीं चल रही हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी चल रही है, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन अ हैंड्स मी डाउन वाला बिजनेस है जो आपके दादाजी ने स्टार्ट किया था या आपके पिताजी ने स्टार्ट किया था, उनके टाइम में जो स्ट्रेटेजीज थी वो शायद आज के दौर में नहीं चलने वाली. तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करें. आपका बिजनेस बढ़ रहा है और चैलेंज आ रही है, यू हायर टैलेंट. आप एक टॉप टैलेंट को हायर करें क्योंकि उनके पास नए आइडियाज हैं, नए बिजनेस स्ट्रेटेजीज उनके पास हो सकती है. तो हायर टॉप टैलेंट. जो सर नेक्स्ट वाला जो है कि अपने आप को अपडेट रखें, कंटिन्यू लर्निंग. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज से टेक्नोलॉजी आजकल इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि जो पुराने ओल्ड स्कूल थॉट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है एनी मोर. So as long as we keep ourselves basically updating ourselves, we learn new things, new techniques, new strategies, हम लोग ग्रो करेंगे. एक बहुत बड़ी चीज जो खासकर ऑर्गेनिक बिजनेस में होती है, डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये खासकर ये जो मैसेज मैं उन बिजनेस के लिए कह रहा हूँ जो ग्रो हो रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सपैंड. तो एक ओनर इज ट्राइंग टू बेसिकली डॉन सो मेनी कैप्स. तो एक आदमी के लिए बेसिकली बहुत सारी चीजें करना संभव नहीं होता है. तो आप डेलीगेट करें. आप विद इन फैमिली डेलीगेट करें अगर फैमिली बिजनेस है, विद इन कंपनी डेलीगेट करें अगर आपका अपना बिजनेस है. हर चीज खुद करने की कोशिश ना करें, डेलीगेट करें. और डेलीगेशन से क्या होता है कि बिजनेस की ग्रो होने के बहुत सारे चांसेस हैं. आप एज अ होल आप बिजनेस को की देखरेख तो कर सकते हैं और हर चीज खुद नहीं कर सकते हैं. उसको डेलीगेट करें और उसकी एक 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 फॉलो अप करें उसके साथ. डेलीगेट करने के बाद वो काम हो रहा है कि नहीं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना विजन जो है आपका उसको मेंटेन करें और उसके ऊपर काम करें और पास्ट सक्सेस को सेलिब्रेट करें और फेलियर से सीखने की कोशिश करें. ये मेरा मैसेज है उन सारे ग्रोइंग बिजनेस के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो अपने आप को नेक्स्ट लेवल और बियॉन्ड ले जाना चाहते हैं. चल आप कुछ कह रहे हैं. मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में चैलेंजेस तो आती हैं. जी. लोगों को काफी बारी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, मगर दैट्स द वे लाइफ इज. अब जैसे मैंने लुक बैक बेसिकली जब मैं दिल्ली में आया था 14 मार्च 1990 को, मैं जब दिल्ली आया था आई वॉज एब्सोल्युटली पेनीलेस, जॉबलेस. मेरे पास जगह नहीं थी रहने के लिए. बट लाइफ को ले लिया उसी स्टाइल में. और आपके पास जो अपने असला जो होता है ना आपके पास, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे आपका कनेक्टिविटी है, आप अपने उसी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके प्रगति की राह पे चलें. यही मेरा संदेश है सबके लिए. और कोशिश करें कि हिम्मत ना हारें. हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती. थैंक जी, ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बात की और मैं भी अपने ऑडियंस से बोलूंगा कि हिम्मत जो है वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एक बिजनेसमैन के लिए. यू. जी संजीव जी. जी, थैंक यू विद्या जी. आज का सेशन बहुत ही एनलाइटनिंग रहा. मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस को एक नई दिशा मिली होगी क्योंकि हमने आज बिजनेस के स्ट्रगल्स की बात की, चैलेंजेस की बात की, फियर्स की बात की, कंपटीशन की बात की. ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट हमने कवर किया. सर इसी के साथ इजाजत लेते हैं. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद संजीव जी. नमस्कार. बहुत शुक्रिया, आपने ये मंच मुझे दिया और मैं कोशिश करूंगा दोबारा आने की. और जी. हमारे जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, भाई बहन हैं, उनको मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस से कुछ बताने की चेष्टा करूंगा. धन्यवाद. जी सर, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है आपने हमें ज्वाइन किया और जरूर हम दोबारा जरूर जुड़ेंगे. और इसी उम्मीद के साथ सर आज के लिए इजाजत चाहते हैं. नमस्कार सर.